बच्चों सॉरी फॉर इनकन्वीनियंट, प्लीज बीच में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था सॉफ्टवेयर की वजह से। ठीक है, तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ कि जहां से छोड़ा था मैं उसको वहीं से फिर क्या कर रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ एक बार फिर से। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था इसमें कि जो नॉर्मल है बेटा वो एफ कॉस थीटा प्लस एम जी के बराबर है, यानी कि नॉर्मल जो आपका है वो क्या हो गया जिसमें बढ़ गया है अब की बार। ठीक है बच्चों, पार्टी क्लियर है? ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपका नेट फोर्स है इन द एक्स एक्सिस, इन द एक्स एक्सिस वो सिर्फ एक ही है जो है आपका एफ साइन थीटा, और ये वो ड्राइविंग फोर्स है जो इसको एक्सेलरेशन दे रहा है, जनरेट कर रहा है इसके अंदर। तो यानी कि मैं कह सकता हूं यहां से कि एफ साइन थीटा इज इक्वल टू mass times into acceleration. So here is A equal to F sin theta divided by mass. This is the required answer. ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है बेटा, ये क्या आपका रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है जी, चलिए तो इसका आप जरा ले लो स्क्रीनशॉट। पहली वाली वीडियो आप देखेंगे उसमें आपका ये आधा क्वेश्चन है, आधा मैंने यहाँ पे किया है। ठीक है ना, मैं दोनों वीडियो को मर्ज करके दोबारा से इसको आपके सामने पेश करूंगा। ठीक है, राइट है, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ था सॉफ्टवेयर वजह से, तो यहाँ पर मैं इसके लिए माफी चाहूंगा आप लोगों से। ठीक है, ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब हम। ठीक है, अब क्या है बच्चा, देखो मेरे पास में सिचुएशन कुछ इस तरह से है, जैसे मान लो ये हमारे पास एक अब इंक्लाइन प्लेन है। क्या बच्चों, एक इंक्लाइन प्लेन है। इस इंक्लाइन प्लेन का जो इंक्लिनेशन है वो है एंगल थीटा, राइट। थीटा एंगल पर एक ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर एम मास की ऑब्जेक्ट रखी हुई है, राइट है जी। और इस एम मास की ऑब्जेक्ट में इस तरफ फिसलने की टेंडेंसी है विद द एक्सेलरेशन ए। क्वेश्चन इज फाइंड द एक्सेलरेशन ए। इस ए का वैल्यू कितना होगा मुझे बता दीजिए। ठीक है, तो फिर से वही बात कि अगर हम इस बॉडी का एफबीडी बना पाए तो हम ये बता पाएंगे कि इस बॉडी के ऊपर लगने वाला जो नेट फोर्स है वो कितना है, और इस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में जो आपका फोर्स है वो कितना है, तो वो हमें आराम से पता लग सकता है। ठीक है, चलिए तो इसका एफबीडी बनाते हैं भाई। बनाओ बच्चों एफबीडी इसका। देखिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले इसका वेट, वेट वेट ऑलवेज बी डाउनवर्ड। इसके बाद में सरफेस हमारा इसकी ये होगी नॉर्मल, नॉर्मल रिएक्शन है एन। ठीक है जी, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी आपका बाई ज्योमेट्रिक थीटा ही होगा। अगर ये थीटा है तो एम जी के दो कंपोनेंट कर लीजिए। पहले वाला बच्चों एम जी कॉस थीटा, यानी कि ये सटा हुआ है, और जो हटा हुआ है बेटा वो होगा यहाँ पर एम जी साइन थीटा। इसके अलावा इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा हुआ है। ये बॉडी अपने वेट के कारण नीचे की तरफ आएगी। तो वो कौन सा कंपोनेंट है वेट का जिसके कारण ये बॉडी नीचे तरफ आएगी, तो आप बहुत अच्छे से क्लियरिटी से देख सकते हैं यहाँ पर कि नॉर्मल और एम जी कॉस थीटा बोथ आर बैलेंस्ड टू ईच अदर। ठीक है ना, तो एक दूसरे से क्या है, बैलेंस हो गए हैं। बचा केवल आपका एम जी साइन थीटा, उसका अपोज करने वाला यहाँ पर कोई दूसरा फोर्स नहीं है। इसका मतलब ये हुआ
ये एक इकलौता फोर्स है जो इस बॉडी को फिसलने के लिए मजबूर करेगा, या यूं कहें कि इसको एक्सेलरेशन देगा। तो मैं जरा इस इक्वेशन लिखता हूं। सबसे पहला n इज इक्वल टू बेटा एम जी कॉस थीटा। एक बार फिर आप यहाँ देखें कि जो आपका नॉर्मल है वो एम जी के बराबर बिल्कुल भी नहीं है। वो किसके बराबर है बच्चा पार्टी? वो बराबर है आपका एम जी कॉस थीटा के बराबर है। राइट है क्या? ठीक है। इसके बाद आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि आपका जो एम जी साइन थीटा है ये किसके बराबर है बच्चों? ये आपका मास टाइम्स इनटू एक्सेलरेशन की नेट फोर्स के बराबर हो गया। ठीक है। तो यहां से A बराबर कितना बेटा? एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा अपॉन मास। मास से मास कट जाएगा, यहाँ बेटे कैंसिल होगा, तो A की वैल्यू कितनी आ गई? जी साइन थीटा। इसको दिमाग में रखना हमेशा कि जब भी कभी आपको ऐसी सिचुएशन मिले, आप हमेशा फटाक से लिख सकते हो ए बराबर जी साइन थीटा। ए बराबर जी साइन थीटा, यानी कि अगर एंगल बढ़ेगा, आप ध्यान दे सकते हैं, अगर थीटा इंक्रीज होगा तो बेटा ए भी इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि साइन थीटा का मान बढ़ेगा। आप सभी जानते हैं कि साइन थीटा का मान साइन की टेबल में जब हम 0 डिग्री से 90 डिग्री तक आगे जाते हैं तो बढ़ता जाता है। राइट है? वो वैल्यू बढ़ती जाती है। वैल्यू बढ़ेगी तो हमारा थीटा बढ़ेगा तो ए भी बढ़ेगा। ठीक है क्या? ओके। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जितना ज्यादा इंक्लिनेशन होगा उतना ज्यादा एक्सलरेशन होगा। सही बात? बिल्कुल सही बात। चलिए जी आगे चलते हैं। इसका चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। चलो भाई बच्चों, एक और सिचुएशन लेते हैं आप। एक और सिचुएशन, छोटी सी एक सिचुएशन और लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे इसमें, और आगे चलेंगे और कुछ पढ़ेंगे नया। ठीक है। देखिए, अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं यहां पर, जैसे मान लीजिए, सपोज दैट कुछ ऐसा हो जाए। ये है बच्चों, ये एक इंक्लाइन प्लेन है। ध्यान सुनना, मैं क्या समझाना चाहता हूं आप लोगों को। ये एक इंक्लाइन प्लेन है बच्चों। ठीक है। इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखी है, मास इसका वही m है बच्चा पार्टी। ठीक है जी, मास का मान m ही है। ये एंगल है आपका थीटा, द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ठीक है बच्चों, ये हुआ। अब हमने क्या किया कि हमें इस बॉडी को ऊपर की तरफ, यानी कि ऊपर की तरफ ऐसे धकेलना है। ठीक है। तो मैं क्या करूं, मेरे को फोर्स निकालना पड़ेगा। ठीक है ना? तो एक फोर्स इधर लगाया गया है, इस तरह F, ये लगाया गया है। ठीक है। जिसके कारण यहां पर एक्सेलरेशन मान लीजिए इधर A है। समझ में आया बच्चा पार्टी? तो मुझे पता करना है कि हाउ मच द वैल्यू ऑफ E, इस A का वैल्यू कितना है, ये मेरे को बताना है। बाकी और इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं है। एयर का जो फ्रिक्शन है उसको हम यहाँ पे इग्नोर करेंगे। फ्रिक्शन की अभी बात हम नहीं कर रहे हैं। आगे आने वाले आपके जो क्या बोलते हैं वीडियोज होंगे या फिर क्वेश्चंस होंगे, उनमें हम फ्रिक्शन की भी बात करेंगे बड़ी इजीली। उसमें भी आपके ऐसे ही डायग्राम्स बनेंगे, बस केवल अंतर इतना होगा वहां पर फ्रिक्शन का फोर्स इन्वॉल्व हो जाएगा। ठीक है। जिसको ये समझ में आ गए उसको वो भी समझ में आएंगे। फ्रिक्शन से जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो वो भी समझ में आपको आएगा। ठीक है। ये बेसिक्स है बिल्कुल एकदम। ओके जी, शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले वही अपना mg नीचे तरफ, और नॉर्मल मान लीजिए आपकी ये है मान लीजिए आपका नॉर्मल रिएक्शन। ये एंगल होगा थीटा, तो ये कितना बच्चों? दैट इज mg cos थीटा, बिकॉज ऑफ ये सटा हुआ है। ठीक है जी। और ये आपका है बच्चों हटा हुआ, दिस इज mg
साइन थीटा। क्लियर हुआ? इतनी बात क्लियर हो मेरी? ठीक है। कितने फोर्स हैं? एक एफ फोर्स और इधर लगा के रखा हुआ है। ठीक है। तो क्वेश्चन ये बेटा कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन ई। ठीक है। ये जो एफ है ये नॉन वैल्यू है। एफ क्या बेटा? ये एक नॉन वैल्यू लगाई गई है आपकी। ठीक है। अब आप इतना तो जान ही गए होंगे कि जब तक इस एफ का वैल्यू इस जी साइन थीटा को एक्सीड नहीं करेगा तब तक इसके अंदर एक्सेलरेशन नहीं आने वाला। यानी कि ये एकदम कंफर्म है कि एफ जो होगा आपका वो एम जी साइन थीटा से बड़ा ही होगा, क्योंकि एफ की डायरेक्शन में ही एक्सेलरेशन दिखाया गया है। यानी कि अपर डायरेक्शन में इस तरफ, यानी कि लगने वाले जो फोर्स होंगे इस तरफ वो ज्यादा होंगे और ये वाले फोर्स आपके लेसर होंगे, यानी कम होंगे। ठीक है। तो चलिए बनाते हैं इसका भाई क्वेश्चन लिखते हैं। तो सबसे पहले तो आपका n इक्वल टू एम जी कास थीटा। पहली चीज बैलेंस फोर्स है क्या भाई? वर्टिकल डायरेक्शन में क्या करें? बैलेंस फोर्स है। ओके। अगला आगे हमारा क्या बच्चों? F इस तरफ है तो ये ज्यादा है यहाँ पे, तो F माइनस एम जी साइन थीटा, ये इसको अपोज करेगा, इज इक्वल टू मास टाइम्स इनटू एक्सेलरेशन। राइट है बच्चों? तो यहाँ पे A कितना आ गया जी? तो F माइनस एम जी साइन थीटा अपॉन मास। अब यहाँ पे आप इस मास को मास से कट नहीं कर सकते। राइट है? तो दिस इज द आंसर। ठीक है। जो हमें चाहिए वो यही आंसर है। क्लियर है? प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। ठीक है बच्चा पार्टी। चल हाँ भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सिचुएशन। तो ये हमने देख लिया कि भाई कोई पुली नहीं थी अब तक, ना कोई एक्स्ट्रा और चीज थी अब तक। ठीक है। तो हम क्या देख पा रहे थे कि ये कितना कितना नेट फोर्स हम लगा रहे हैं। ठीक है। और कैसे कैसे हम एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं। अब हम थोड़ी सी बात पुल्ली की कर लेते हैं। पुल्ली क्या होता है? जिसे हिंदी में बोलते हैं घिरनी। पुली। पुली बेटा हिंदी में बोलते हैं इसको घिरनी। सबने देखी होगी। ठीक है। जैसे कि इस तरह कुछ होती है, लाइक दिस, ये आपकी पुली होती है। सबने देखी होगी इसको। एक डिस्क टाइप का स्ट्रक्चर होता है, जैसे डिस्क होती है आपकी। ठीक है। इस तरह कुछ स्ट्रक्चर होता है। राइट। और ये घूम भी सकती है आपकी और नहीं भी घूमती है, दोनों बातें होती हैं। राइट है। ये रोटेट भी कर सकती है और नहीं भी रोटेट करती है, दोनों तरह की बातें इसके साथ में हो जाएंगी आपकी। राइट है। तो हम यहाँ पे पुली की बात कर रहे हैं। तो पुली क्या होता है एक्चुअल में, जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए पुली क्या होता है। पुली यानी घिरनी क्या होती है? यह एक सिंपल मशीन है। क्या बेटा? सिंपल मशीन। सिंपल मशीन है। ठीक है बेटा। सिंपल मशीन है कि साधारण सी मशीन है। ठीक है। जो फोर्स की दिशा, दिशा बोले तो डायरेक्शन, जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो समझ लेंगे, जो इंग्लिश वाले वो समझ लेंगे। यह एक सिंपल मशीन है जो फोर्स की दिशा या डायरेक्शन को क्या करती है बेटा? बदल देती है। बदल देती है। ठीक है नहीं? ये क्या है? एक सिंपल मशीन है जो कि फोर्स की दिशा को क्या करती है बेटा? बदल देती है। आप जरा देखें, कुएं की बात करें। ठीक है। कुएं में अगर आप बाल्टी डालते हैं विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग होती है आपकी, उस स्ट्रिंग की सहायता से आप पूरे क्या करते हैं? बाल्टी बांध के और उसको क्या करते हैं? नीचे लटकाते हैं। ठीक है। उस रस्सी को आप एक पुली के ऊपर से गुजारते हैं ताकि इजिली उसको आप ऊपर की तरफ पुल कर पाए, खींच पाए। ठीक है। बात समझ में आई मेरी? क्लियर है ना भाई बच्चों?
तो क्या करते हैं आप, फोर्स लगाते हैं नीचे तरफ ऐसे, जो आपका रस्सी होती है उसे आप ऐसे ऊपर से नीचे खींचते हैं, ऐसे, ठीक है, ऐसे उसको आप नीचे खींचेंगे, राइट। परंतु जो आपका बाल्टी है, बाल्टी तो ऊपर आ जाती है, फोर्स लगाते हैं नीचे, बाल्टी तो ऊपर आ जाती है। तो बाल्टी कैसे ऊपर आई, फोर्स लगाया नीचे तरफ, रस्सी पे मैंने फोर्स लगाया नीचे, परंतु बाल्टी तो ऊपर आ गई कुएं में से। कैसा कैसे संभव हुआ, तो उसका रीजन ये है कि बीच में आपने क्या डाल के रखा हुआ है, पुली। उस पुली ने क्या कर दिया, डायरेक्शन ऑफ फोर्स को चेंज कर दिया। भाई ये बहुत कमाल की चीज है, खुश वाली बात है, ठीक है ना। तो हमें बेसिक्स से समझना पड़ेगा कि होता क्या है में। अगर हमें क्वेश्चन को एनालाइज करने की क्षमता क्या करनी है, अपने अंदर डेवलप करनी है, तो हमें सोचना पड़ेगा प्रॉब्लम के बारे में। और जब वो हम तभी कर पाएंगे जब हमें चीजों के बारे में अच्छे से पता हो, हम कंसेप्ट पे फोकस करें, हम उसकी थियरी पे क्या करें, बेसिक्स पे उसके जाएं, तभी हम अच्छे क्वेश्चन टैकल कर पाएंगे। नहीं तो क्या है, बच्चों में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है, फिजिक्स समझ में नहीं आ रहा है, उसका मतलब सिंपल सा ये होता है कि बच्चे फिजिक्स में मैथमेटिक्स की जो कैलकुलेशंस होती है, ठीक है ना, उनसे डर जाते हैं। दूसरी बात ये होती है कि वो थ्योरी उनकी बहुत कमजोर होती है, कंसेप्ट पे पकड़ नहीं होती है। और जब फिजिक्स में कंसेप्ट पे पकड़ नहीं होगी, तो बेटा न्यूमेरिकल आपके जो होते हैं, अच्छे न्यूमेरिकल आपसे नहीं हो पाएंगे। सिंपल तो आप कर लेंगे, फॉर्मूले में वैल्यू डालो, आंसर पाओ, सिंपल सी बात है। फिजिक्स में आपके ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन टफ ही आते हैं एग्जामिनेशन में, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जिनकी आप वैल्यू पुट करो, आंसर पाइए, परंतु ऐसी संख्या कम होती है कंपटीशन में, ऐसी संख्या कम होती है। परंतु ऐसी संख्या ज्यादा होती है जिसमें कि आपको सोचना पड़े, यानी कि आपको कॉन्सेप्ट पर जाना पड़े। तो कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, क्वेश्चन अपने आप निकल आए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके जी बच्चा पार्टी, कंसेप्ट क्या है बेटा पुली का, पुली यह एक ऐसी सिंपल मशीन है जो फोर्स की दिशा को बदल देती है। बेटा हमारे यहाँ पर जब हम जिस पुली की बात कर रहे हैं, हम जिस पुली की बात कर रहे हैं बेटा, हम जिस पुली की बात कर रहे हैं, ये पुली हमारे पास कैसी होगी, ये हमारे पास पुलिस होगी फ्रिक्शन लेस पुली होगी, फ्रिक्शन लेस पुली होगी हमारे पास, ठीक है बेटे। दूसरा ये होगी आपकी रिजिड होगी, कैसी होगी भाई, रिजिड होगी, फ्रिक्शनलेस होगी, रिजिड होगी। तो हम कहते हैं इसको आइडियल पुली, क्या बोलते हैं बेटा इसको हम, आइडियल पुली इसको हम बोलेंगे, ठीक है ना। दूसरा बेटा एक और चीज होगी इसमें, ये आपकी मासलेस भी होगी यहाँ पर, मासलेस, मासलेस भी होगी आपकी, यानी कि इसका मास यहाँ पे कितना होगा, m = 0, और यहाँ पे फ्रिक्शन कितना होगा बेटा, फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 0, यानी कि फ्रिक्शन भी 0 माना जाएगा, राइट है। तभी हम क्वेश्चन कर पाएंगे, राइट है। हाँ जब हम आगे बढ़ेंगे और चैप्टर्स पढ़ेंगे, जैसे कि मैं पढ़ूंगा आपका रोटेशन, पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है ना। तो रोटेशन में जैसे हम इसको जाएंगे भी, तो पुल्ली वहां पे कैसे जाएगी, पुल्ली आपकी वहां पे हो जाएगी फ्रिक्शन वाली, पुल्ली वहां पे हो जाएगी आपकी मास वाली। और फिर जो कंसेप्ट यहाँ पढ़ाएंगे वो वाले वहां पर लगने वाले बिल्कुल भी नहीं है। समझ आया बात मेरी, एक गो समझे, तो जो समझा रहे हैं उसको अच्छे से हजम करते जाएं, उसको अच्छे से कंसेप्ट को दिमाग में उतारते जाएं कि यहाँ पर जो पुली हम पढ़ रहे हैं वो कैसी है, मासलेस है, फ्रिक्शनलेस है, और रिजिड तो है ही, रबर की तरह नहीं है कि वो आपकी लचक जाएगी, फ्लेक्सिबल नहीं है, रिजिड है, फ्रिक्शनलेस है और मासलेस है, यानी कि दिस इज द आइडियल पुली, राइट है बच्चा पार्टी, ठीक है। अपना कोई इसका मास नहीं खुद का, अपना इसका कोई फ्रिक्शन नहीं है खुद का, और रिजिड तो ये है ही, राइट है। तो ऐसी पुली का हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं, उसके बेस पर कॉन्सेप्ट को हम बनाने वाले हैं, बिल्ड करने वाले हैं, ठीक है बेटा। तो ये सीख गए हम लोग कि पुली क्या करती है, यह एक ऐसी सिंपल मशीन है जो फोर्स की दिशा को चेंज कर देती है, बदल देती है, क्लियर हो गया, ठीक। कैसी है भैया, फ्रिक्शन लेस है, कैसी है, रिजिड है, और साथ में मास लेस है, दैट्स ऑल, खत्म कहानी, क्लियर हो गया बच्चा पार्टी। ओके आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं बच्चों, पुली पे ही हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, पुली पे हम आगे बढ़ते हैं। चलिए देखो बच्चों पार्टी, पुली में, पुली जो हमारी होगी, यहाँ पर हम, जो पुली हमारी है, ये बेटा दो तरह की होती है, कैसे होती है बच्चों, दो तरह की होती है, एक तो होती है फिक्स्ड, क्या होती है बेटा, फिक्स्ड होती है, और एक आपकी होती है मूवेबल, जी मूवेबल,
मूवेबल। ठीक है, चलो जो भी है ठीक है, यानी कि डायनेमिक होती है, राइट है। कैसे होते हैं जी? एक होते हैं फिक्स्ड, होते हैं डायनेमिक। डायनेमिक दो तरह का बेटा होता है, एक तो रोटेट कर सकती है या फिर ट्रांसलेट हो सकती है। ट्रांसलेट यानी कि आपकी पुली पहले यहाँ थी, ठीक है, यहाँ थी मान लीजिए, फिर थोड़ी देर बाद में क्या हुआ, ये ऊपर चली गई, ऐसे यहाँ पे आ गई, यानी कि ऐसे मूवमेंट कर रही है या फिर ऐसे मूवमेंट कर सकती है। और रेड में क्या होता है कि पुली ऐसी है, मान लीजिए इस पॉइंट के अबाउट ऐसे या फिर ऐसे घूम सकती है। बात समझ आ रही है? तो पुली आपकी ऊपर नीचे मूव करने वाली क्या होता है, ट्रांसलेशनल मोशन भी कर सकती है और साथ में आपकी रोटेशन भी कर सकती है, हाँ, दोनों साथ में कर सकती है, राइट है। तो जब ऐसी कंडीशन आएगी तो उसको भी हम डिस्कशन करेंगे और फिस्ट के बारे में बात करेंगे। तो पहला जो हमारा कंसेप्ट है वो किसका बेटा जी, फिस्ट पुली पर। किसे बेटा, फिस्ट पुली। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, पहले फिस्ट पुली पढ़ने वाले हैं। अच्छा, फिस्ट पुली का एक नाम और है बेटा, मैं आपको बता दूं, सबको पता होना चाहिए वैसे, पर फिर भी मैं बता दे रहा हूं। फिक्स्ड पुली का एक नाम और है, जिसे हम कहते हैं एट वुड मशीन। एट वुड मशीन इसका एक और नाम है। एट वुड मशीन इसका एक और नाम है। क्लियर है क्या बच्चों पार्टी? तो हमें पहले कमांड बनानी है फिक्स्ड पुली पर, उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, ट्रांसलेशन पर, एंड देन फाइनली हम बात करेंगे रोटेशन की। ठीक है, तीनों को हम वन बाय वन पढ़ेंगे अलग अलग वीडियोस के अंदर। ठीक है, कुछ क्वेश्चन पहले करेंगे किसके, फिक्स्ड पुली के, फिर करेंगे ट्रांसलेटरी वाली के, और फिर करेंगे रोटेशन वाली के। ठीक है, तो हर चीज पर हम डिस्कशन करेंगे धीरे धीरे। क्लियर है बच्चा पार्टी? क्योंकि देखो बच्चों, स्लो पढ़ाऊंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है बेटे, मेरी बात समझिएगा। स्लो पढ़ाऊंगा, परंतु पढ़ाऊंगा ऐसा कि अगर एक बार आपने ढंग से मुझसे पढ़ लिया, आपको दोबारा किसी और से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है बेटे, स्लो पढ़ाऊंगा, इसमें कोई नहीं, स्लो पढ़ाता हूं मैं। कारण है कि बच्चों को आराम से मेरी बात क्लियर हो, समझ में आए। भागना क्या है भैया लाइफ में, ये बताइए ना। लाइफ को आसान करो, चिल करो। भागदौड़ किस चीज के लिए हो रही है, बेवजह भागदौड़ कर रहे हैं फालतू की, कोई मतलब नहीं है। आराम से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, एक बार में चीजें समझ में आ जानी चाहिए। बार बार रिपीट करने से चीजों का कबाड़ा हो जाता है, इसलिए एक बार ढंग से पढ़ो, स्लो पढ़ो। ठीक है, ओके बच्चा पार्टी। तो नेक्स्ट वन इज फिक्स्ड पुली। तो बच्चों क्या होगा बेटा, फिक्स्ड पुली। फिक्स्ड पुली यानी कि एट वुड मशीन। बहुत, इसमें क्या होगा बेटा कि हमारी जो पुली है ना, ये देखो इस तरह से होगा, सिस्टम ऐसे बनेगा। जैसे से माना कि हमारी पुली है और ये यहाँ पर क्या है, फिक्स्ड है। क्यों बच्चों, ये हमारी पुली है बच्चा पार्टी, और ये क्या है यहाँ पे फिक्स्ड है। ठीक है, पुली में किसी प्रकार का कोई मोशन नहीं हो रहा है। ठीक है, पुली में किसी प्रकार का कोई मोशन नहीं हो रहा है। ये क्या है बेटा, एक रूफ है, ये पुली है भाई हमारी, ये इसकी पुली की स्ट्रिंग है, ये क्या है, इसकी स्ट्रिंग है। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है बेटा। और यहाँ पर क्या है, आपकी पुली आपकी हिंज है, ये आपका हिंज, जरा गौर से देख लें। ठीक है बेटा, रूफ, स्ट्रिंग, हिंज एंड पुली। तो पुली जो है हमारी आपकी स्ट्रिंग की सहायता से हिंज हुई है, ठीक है ना, और जिसको हमने सरफेस पर, यानी कि आपका जो सरफेस है, रूफ है आपका, उस पे हमने इसको फिक्स कर दिया। अब पुली जो आपकी, वो ना तो नीचे आ सकती है, ना ही ऊपर जा सकती है, ना ही दाएं ना ही बाएं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रोड भी हो सकती है, यहाँ पर रॉड भी हो सकती है। पुली में और क्या हो जाएगा, मजबूती आपकी आ जाएगी। यहाँ पे रॉड भी हो सकता है। क्लियर है मेरी बात, समझ में आ रहा है बच्चा पार्टी? ठीक है, ओके बच्चों, अब चलते हैं आगे।
अब देखिए, अब मैं इसका जो कॉन्सेप्ट है वो आपको बताने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे। देखिए, इससे मानिए कि हमारे पास ये फिक्स्ड पुली है, एक पुली, और यहाँ पर इसको मैंने हिंज कर दिया। इसके ऊपर से यहाँ पर एक रस्सी हमने गुजार दी, इस तरह से। यहाँ पर एक मास हमने टाँग दिया, एक मास हमने इधर लटका दिया, ठीक है? मान लो इसका मास m1, इसका मास मान लीजिए यहाँ पे m2, कुछ इस तरह से। पुली आपकी फिक्स्ड, पुली बेटा क्या आपकी फिक्स्ड है। ठीक है बच्चा पार्टी, पुली क्या बेटा आपकी फिक्स्ड है, ठीक है। अब देख रहे हैं यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाया क्या है कि m1 जो है बेटा वो m2 से क्या है, बड़ा है, ठीक है। m1 और m2 दोनों एक रस्सी के साथ क्या है, अटैच्ड है एक दूसरे से। m1 बड़ा है थोड़ा सा m2 से। अगर मैं इन दोनों को ऐसे हाथ में बराबर लेके छोड़ दूं, तो जाहिर सी बात है कि m1 जो है बेटा वो नीचे जाएगा, और जो m2 है बेटा वो ऊपर जाएगा, ठीक है ना? बात समझ में आ रही है? रस्सी एक ही है, पूरी रस्सी के अंदर जो टेंशन है वो टी एक ही होगा, ठीक है। और ये बॉडी नीचे आ रही है, तो इसका एक्सेस हम मानते हैं कितना है जी, ए। ये ए से नीचे आ रही है, तो ये ए से ऊपर जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि जितना दूरी ये चलेगी नीचे, उतना ही दूरी ये ऊपर जाएगा। जितना डिस्प्लेसमेंट m1 नीचे की तरफ करेगा, उतना ही डिस्प्लेसमेंट m2 ऊपर की तरफ करेगा। यानी कि दोनों के अंदर क्या है बेटा, सेम डिस्प्लेसमेंट है। मतलब ये हुआ कि अगर ये वाला जो आपका m1 मास है, अगर ये x1 नीचे आता है डाउनवर्ड, भैया ये m2 आपका x2 ऊपर जाएगा। यानी कि दोनों के जो डिस्प्लेसमेंट है बोथ आर इक्वल टू ईच अदर। अगर मैं इसको टाइम के रेस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट कर दूं, दोनों तरफ मैं इसको टाइम के रेस्पेक्ट में कर दूं डिफरेंशिएट, तो मुझे क्या मिल जाएगा कि आपका जो पहले वाला मास है उसकी वेलोसिटी बेटा होगी v1, और जो आपका दूसरा है उसकी मास होगी, उसका वेलोसिटी कितना होगी v2, और दोनों ही क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। अगर मैं इसको फर्दर एक बार फिर से टाइम के रेस्पेक्ट में क्या कर दूं बेटे, डिफरेंशिएट कर दूं, dv1/2 dt, और ये इधर आपका dv2 बाई dt। तो आप देख पा रहे हैं कि वेलोसिटी को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो मुझे क्या मिल जाता है बेटे, मुझे मिल जाता है एक्सेलरेशन a1, और इधर क्या होगी आपका, ये होगा a2। यानी कि दोनों के जो एक्सेलरेशन है वो भी क्या है, बराबर है। दोनों की वेलोसिटी भी क्या है, आपस में बराबर है, क्योंकि दोनों के डिस्प्लेसमेंट क्या है, आपस में बराबर है। अगर सेम डिस्प्लेसमेंट है दोनों के, तो जाहिर सी बात है कि दोनों की वेलोसिटी भी कैसी होगी, इक्वल ही होगी, और दोनों की वेलोसिटी भी क्या बेटा, इक्वल ही होगी, और दोनों के एक्सेलरेशन भी क्या होंगे, इक्वल ही होंगे। मैंने यहाँ पर मैग्नीट्यूड की बात करी है, मैंने यहाँ पर डायरेक्शन की बात बिल्कुल नहीं की है। ये चीज ध्यान रखना बेटा। मैंने अभी क्या किया है, मैग्नीट्यूड वाइज बताया है आपसे। डायरेक्शन तो आप देख ही पा रहे हैं विद द साइन ऑफ एरो, कि एक नीचे तो एक ऊपर। तो यानी कि एक नेगेटिव तो एक आपका अपने आप ही पॉजिटिव, राइट है क्या? इतनी बात समझ में आ रही है बेटा? क्लियर है ना? ओके, ठीक है बच्चों, इतना हो गया। अब जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे बेटा, तो वो जो क्वेश्चंस होंगे उसमें हमें से क्या पूछता है, इसमें कितनी चीजें अननोन है। देखिए, m1 और m2 बोथ आर गिवन, ये आपको गिवन रहेंगी, ठीक है। इसमें आपका जो a है, एक तो ये अननोन है, और एक आपका जो टेंशन है आपका स्ट्रिंग का, वो अननोन है। वही दो अननोन हमसे पूछेगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? वे बात सुनो, जब दो अननोन है, तो दो अननोन निकालने के लिए हमें न्यूटन की यहाँ पर दो कम से कम इक्वेशन चाहिए होंगी। तीन बन जाए अलग बात हो गई, परंतु दो तो मैंडेटरी हैं। जितने अननोन उतनी इक्वेशन, ऊपर नीचे रख के दोनों को सॉल्व कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। तो जरा सुनो ध्यान से, आगे चलता हूं इसमें। देखो भाई, तो आप जरा इसको देखिए पहले गौर से, कि जो आपका m1 है, मैं उसका पहले क्या बनाता हूँ, एफबीडी बनाता हूँ, ठीक है। और जो फिर m2 है, फिर मैं उसका एफबीडी बनाता हूँ, राइट है, अगले पेज पर। ठीक है बच्चा भाटी, देखो जरा। तो कुछ इस तरह से था कि आपका जो m1 है, वो मान लीजिए कुछ इस तरह से था। m1 आपका नीचे आ रहा था m1 जी फोर्स से। टेंशन आपका यहाँ पे ऊपर लग रहा है बेटा, ये एफबीडी का बना रहे हैं। और इसमें जो एक्सलरेशन है वो आपका था डाउनवर्ड डायरेक्शन में।
तो अगर मैं इसके लिए लिखूं इक्वेशन न्यूटन की तो क्या होगी, यहाँ पे देख रहे हैं कि m1 यानी कि मास के कारण जो वेट है, वेट आपका टेंशन को क्या कर रहा है, आपका लीड कर रहा है, यानी कि उसका वैल्यू ज्यादा है, तो यहाँ पे इक्वेशन बनेगी m1g माइनस टेंशन इक्वल टू नेट फोर्स, पहली इक्वेशन। अंडरस्टैंड दैट बेटे। दूसरी वाले की बनाते हैं एफबीडी। दूसरा बॉडी कुछ इस तरह से था मेरे पास में, उसका मास था m2, इसका मास था बेटा m1, इसका मास कितना है बेटा m2। ध्यान देंगे यहाँ पर क्या हो रहा है कि m2g आपका नीचे तरफ, टेंशन आपका ऊपर की तरफ, बॉडी ऊपर की तरफ ही जा रही है विद एक्सेलरेशन a। तो मैं इसका अगर इक्वेशन लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं कुछ इस तरह से। देखिए यहाँ पे टेंशन जो है वो आपका वेट से ज्यादा है, तभी तो बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है। इट मीन दैट टेंशन माइनस के m2g यानी कि उसका वेट, और इज इक्वल टू मास टाइम्स इनटू एक्सेलरेशन उसी बॉडी का, जिसके लिए हम इसको लिख रहे हैं। बेटा दोनों को क्या कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए ऊपर नीचे लिख करके। यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे इसको हम लोग तो क्या देते हैं कि टेंशन से टेंशन आपका क्या हो जाएगा बेटा, कट जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पे कि m1g माइनस के m2g इज इक्वल टू m1 प्लस m2, और आपका a आ गया कॉमन। ठीक है, यहां से हम देखेंगे, यहां से देखेंगे बेटा, यहां से g आपका कॉमन आएगा तो होगा m1 माइनस m2, और इनटू z इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इनटू a। तो यहां से a का वैल्यू आ जाएगा m1 माइनस m2 इनटू z अपॉन m1 प्लस m2। दिस इज द आंसर ऑफ ए। ये हमारा ए का आंसर आ गया। ठीक है क्या, बात समझ में आ रही है। इसमें कोई वैल्यू नहीं दिया है, सिर्फ वेरिएबल के साथ हम खेल रहे हैं, तो आपको जो फार्मूला है वो इस तरह का नजर आया। मतलब जब हम क्वेश्चंस के साथ खेलेंगे तो ये हमें बहुत इंटरेस्टिंग लगेंगे, और हमारे जो आंसर्स हैं वो बहुत जल्दी से आ जाएंगे। आई होप आप सभी को मेरी बात क्लियर हो रही होगी। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमें फार्मूले नहीं रटने हैं, हमें फार्मूले नहीं रटने हैं। किसके, आपके जो एफबीडीज हैं, जितने मैंने एफबीडी अब तक आपको बताए, किसी का फॉर्मूला रटने का कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको बस तरीका आना चाहिए। अगर आपको तरीका आता है तो आप आराम से एफबीडी भी बना लोगे, इक्वेशन भी लिख लोगे, और उसको सॉल्व भी कर लोगे। क्योंकि देखो बेटा क्या है, कितने एफबीडी आप बनाएंगे, सबके लिए अलग अलग फॉर्मूला डेराइव होगा। तो कितने फॉर्मूले रटते फिरोगे भैया, जब हर एक क्वेश्चन के लिए अलग से एफबीडी बन रहा है, और अलग एफबीडी तो अलग फॉर्मूला निकल के सामने आएगा। इट मींस दैट कि आपको जितने एफबीडी उतने फॉर्मूला रटने पड़ेंगे। तो मैं कहता हूं कि फिजिक्स में अगर फॉर्मूला रटना पड़े ज्यादा, मतलब हमारा बेकार है। सिंपल सी बात। हाँ, कुछ तो फॉर्मूले रटने ही पड़ेंगे भैया। देखो कुछ तो फॉर्मूले आपको आने चाहिए, ये बात जरूरी है, परंतु फॉर्मूला सारे आए ना, ये ठीक नहीं है। कॉन्सेप्ट सब आना चाहिए, और अगर आपको कॉन्सेप्ट आते हैं तो फॉर्मूले अपने आप निकल आएंगे। तो अगर फिजिक्स में कोई ये कहता है कि सारे फॉर्मूले रट्टा मारो, तो समझ जाइए कि वो फिजिक्स नहीं पढ़ा रहा है आपको, वो आपको रट्टूबाज बना रहा है। और जो रटने वाले बंदे होते हैं ना, वो हमेशा अच्छी सी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे, और उसको छोड़ के ही आएंगे, और समझेंगे भैया छोड़ के निकलो, गला अपना गला बचाओ। परंतु नहीं, जिसको कॉन्सेप्ट पे पकड़ है, वो अच्छी प्रॉब्लम को और अच्छे से करके आएगा, और उसको कंप्लीट करके नंबर भी पूरे लेके आएगा। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूं। यहाँ पर आपका ए की कहानी समाप्त हुई, ये हमने ए निकाल लिया। अब इस ए का वैल्यू अगर आप किसी एक इक्वेशन के अंदर रख देंगे, तो आपको टी का मान ही पता लग जाएगा। ठीक है, तो चलो चलते हैं। तो यहाँ लेंगे अपन फ्रॉम फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन टू से मैं लेके चलता हूं उसको। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, इक्वेशन टू है टी माइनस एम टू जी इज इक्वल टू एम टू ए, और ए का मान क्या है बेटा, ए का मान है m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 और इंटू। सही है क्या भाई, यही है ना बच्चा पार्टी। चलो बस, अब क्या करेंगे, इसका अपन इसका मल्टीप्लाई कर देंगे आगे। देखिए यहाँ पे ध्यान जरा, t माइनस m2g इक्वल टू, अंदर मल्टीप्लाई करिए, m1 m2g माइनस m2 स्क्वायर g, और डिवाइड बाई
m1 प्लस m2। तो इस m2g को जब इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस का, बिकॉज इधर है आपका ये माइनस का, तो आएगा जी आपका m2g प्लस m1 m2g माइनस m2 स्क्वायर g और डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ठीक है बेटे, मैं इधर वाला ये रब कर रहा हूं, आपने शायद इसको नोट कर लिया होगा। ठीक है बच्चों, मैं इसको रब कर रहा हूं यहां से। ठीक है, कितना आ गया? अब देखो जरा क्या करेंगे हम लोग, इसका इसके साथ देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, ये इसका हम वन मान लेंगे, जब इसका हम एलसीएम लेंगे तो हमें इसमें इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कंप्लीटली। ठीक है, तो टी इज वालू कितना है जरा देखो ध्यान से, थोड़ी सी कैलकुलेशन है। तो ये होगा m2g और m1 का करो मल्टीप्लाई, तो ये होगा m1 m2g, राइट है बच्चों, और प्लस m2 स्क्वायर जी, और यहाँ पे प्लस m1 m2g, और यहाँ पे है जी m2 स्क्वायर जी, और नीचे आ गया बेटा m1 प्लस m2, ये आपका। ठीक है, तो हम देख पा रहे होंगे इसमें कि m2 स्क्वायर जी से m2 स्क्वायर जी कैंसिल हो गया, तो यहाँ t का वैल्यू क्या बचा बेटा, ये बचा ट्वाइस ऑफ m1 m2g डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ठीक है, दिस इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग। ठीक है, मैं फिर कहूंगा, हमें फॉर्मूला बिल्कुल भी नहीं रटना है, हमें तो आपका कंसेप्ट आना चाहिए कि अगर सिचुएशन ऐसी है तो उसे हम किस तरह से हैंडल करते हैं। बेटा डेरिवेशन मैं बहुत बार बोलता हूँ, जब मैं बच्चे को ऑफलाइन पढ़ाता हूँ तो मैं बोलता हूँ बेटा डेरिवेशन मात्र डेरिवेशन नहीं होता है, डेरिवेशन वो रास्ता है, वो तरीका है, वो वे है जिसके थ्रू हम क्वेश्चन को पकड़ते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। इसलिए जो बच्चे सिर्फ ये लेके चलते हैं कि डेरिवेशन मात्र डेरिवेशन है, तो उनका सोच बहुत गलत है बेटा उसके प्रति। डेरिवेशन का मतलब होता है कि हम किस तरह से सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं। हमें एक सिचुएशन दी गई है, उसके आधार पर, उसके बेस पर हमें उसका निवारण करना है, यानी कि एक फार्मूला डेराइव करना है। तो हम एक वे कर रहे हैं, हम उसमें एक तरीका अपना रहे हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। मतलब ये हुआ बेटा इसमें कि हम एक पाथ फॉलो कर रहे हैं कि सिचुएशन को अब कैसे हैंडल करें, उसको शुरुआत कैसे करें, उसको ऑब्जर्व कैसे करें। ठीक है ना, तो डेरिवेशन को समझना बहुत जरूरी होता है हर चीज के। इसलिए मैंने पहले कहा कि कंसेप्ट पे हम ज्यादा ध्यान फोकस करते हैं, न्यूमेरिकल तो अपने आप ही हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है क्या, चलते हैं। तो ये हमारा क्या बेटा डेरिवेशन हो गया भाई, उसका जो सिचुएशन मैंने कहा, यानी कि उसका आंसर है, डेरिवेशन कह लीजिए या उसका आंसर कह लीजिए। ठीक है, परंतु मैं फिर कहूंगा कि हमें इसको रटना नहीं है, क्योंकि सिचुएशन बदली फॉर्मूला बदल जाएगा आपका। यहाँ तक सबको समझ में आया क्या, क्लियर है क्या? तो मैं एक इस पे छोटा सा क्वेश्चन भी आपको करा सकता हूँ। मैं फॉर्मूला पे क्वेश्चन नहीं कराऊंगा कि फॉर्मूला से क्वेश्चन कराऊं आपको ना, मैं आपको सिचुएशन दूंगा और उसके आधार पर आपको, जैसे मैंने किया है एकदम बिल्कुल ऐसे ही कैलकुलेटिव मोड में, वैसे ही करूंगा मैं। ठीक है, तो मैं किसी को रट्टू तो बिल्कुल नहीं बना चाहता भाई कि रट लो ना, माइंड में यानी कि ब्रेन में घुसाओ, इसमें ब्रेन का यूज करो, इसको काम पे लगाओ, तब बात बनेगी। ठीक है, रट्टू नहीं करने का। ओके जी, ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन लेते हैं बेटा। क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान सुनना, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। एक पुली, अरे बन जा यार, बनी, चलो बन गई। ठीक है, और ये पुली बहुत बड़ी बना दी मैंने, चलो अच्छे दिखेगी आप लोग। ये रूफ है, इसके साथ यहाँ पे हिंज है, यहाँ पर एक मास लटका हुआ है बच्चा पार्टी, लेट से m2, और इसकी वैल्यू है मान लीजिए 5 kg,
और एक मास यहाँ पे लटका है बेटा, इसका वैल्यू है मान लीजिए आपका 2 kg। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि ये जाएगा नीचे और ये जाएगा आपका जी ऊपर। इसमें टेंशन है बेटा टी, इसमें भी टेंशन होगा टी रस्सी, क्योंकि एक ही है। क्वेश्चन इज फाइंड टेंशन एंड एक्सेलरेशन ए, एक्सेलरेशन ए। ये आप जरा फाइंड करो क्या होगा। ठीक है, तो मैं फिर कहूंगा कि मुझे रटना नहीं है, मुझे रटना बिल्कुल भी नहीं है। राइट है भाई, तो क्या करूं, मैं पहले इसका एबीडी बनाता हूं, फिर इसका एबीडी बनाता हूं। राइट है ना? हम्म, ये आपका 5 kg। ठीक है बच्चों, इस तरह से कुछ है। तो चलिए हम पहले इसका एबीडी बनाते हैं 2 kg वाले का। तो एफबीडी, एफबीडी ऑफ 2 kg मास बना बच्चों। देखो ऐसे, ये आपका 2g डाउनवर्ड, बेटा टेंशन ऊपर की तरफ, बॉडी जा रही किधर जी आपकी ऊपर की तरफ। इसकी जरा इक्वेशन की आपका जो टी है वो 2g को डोमिनेट करेगा यहाँ पे, कि टी ज्यादा है किससे बेटा 2g से, इसलिए बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है। यानी कि हमारी जो इक्वेशन वो क्या बनेगी, -2g इक्वल टू 2 टाइम्स ए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। न्यूटन साहब साफ कहते हैं नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, काम खत्म। तो व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द बॉडी, बॉडी के ऊपर नेट फोर्स कितना होगा, सारे फोर्स को निकाल लो। कैसे भाई, टी ऊपर mg नीचे, तो टी ज्यादा है बिकॉज बॉडी ऊपर जा रही है, तो यानी कि टी की दिशा में जो आपका एक्सेलरेशन है वो ये बताता है कि टेंशन का फोर्स ज्यादा है mg के रेस्पेक्ट में। राइट है ना? तो टेंशन ऊपर mg नीचे, टी ज्यादा mg कम, तो टी माइनस mg इक्वल टू 2 × a। राइट है, इज द आंसर हो गया। अब बनाते हैं बेटा हम एफबीडी किसका जी, 5 kg का बनाते हैं। तो एफबीडी ऑफ 5 kg मास क्या हो बच्चों, ध्यान जरा। 5 kg है, तो 5g नीचे, 5g नीचे, टेंशन ऊपर, बॉडी जा रही है नीचे ए एक्सप्रेशन थे, तो उसकी इक्वेशन क्या बनेगी भाई, आपका बनेगी 5g माइनस टेंशन इक्वल टू 5a, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, वो क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन 2 दोनों का उसमें ऐड कर दीजिए ऊपर नीचे रख के, तो क्या हुआ, t माइनस 2z इक्वल टू 2a पहली इक्वेशन है, और 5z माइनस टी इक्वल टू 5a सेकेंड इक्वेशन है। मैंने सॉल्व किया, t से t कैंसिल हो गया बेटा, तो यहाँ बचा 3z इक्वल टू 7a, तो यहाँ से a कितना आ गया, 3z बाई 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा क्या है जी, ए का वैल्यू आ गया। सही है बच्चा पार्टी, ये क्या बेटा मेरा ए का वैल्यू आ गया। सही है भाई बच्चों, ए का मान निकल आया भाई हमारा। ठीक है, ए का मान निकल आया। अगर मेरा ए का मान आ गया ना, तो अब मैं आराम से किसी भी एक इक्वेशन में टी का ए का मान निकाल रख के टी का मान निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो जरा मैं देखता हूँ आगे पेज पे, तो इक्वेशन क्या है मेरे पास में, जरा ध्यान दें। इक्वेशन मेरे पास में क्या है, मैं किसी भी इक्वेशन यूज करता हूँ, तो पहली इक्वेशन मैं यूज कर रहा हूँ टी माइनस 2z इक्वल टू 2a। राइट है, तो t इक्वल टू इस 2g को इधर ले जाइए, दैट इज 2a प्लस 2z। राइट है भाई, तो t इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, दैट इज 3z बाई 7, और दिस इज प्लस 2z। आई होप एक बार चेक कर लेते हैं, 3z बाई 7, ठीक है, 3z बाई 7। अब जरा इसका गुणा लगाइए, इसमें 6g हो गया अपॉन 7 प्लस 2z/1। एल्शियम कितना बेटा आया, एल्शियम आया 7, तो दैट इज 6g प्लस 2z
ठीक है, तो ऊपर आ गया जी T इक्वल टू 8g/7 क्या न्यूटन। दिस इज द टेंशन। ठीक है बेटे। इसमें आपसे एक क्वेश्चन और पूछ सकता है भाई, इसमें आपसे एक क्वेश्चन और पूछ सकता है। ठीक है, इसमें आपसे एक क्वेश्चन और पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है कि जो आपका पुल्ली है उस पर कितना दबाव लग रहा है, उस सिस्टम पे कितना दबाव है वो बता दीजिए। जरा देखो एक बार। तो पुल्ली में देखेंगे तो आपका टी इधर है, टी इधर, तो यहाँ पे कितना हो बेटा, यहाँ पे 2t होगा। ठीक है, अब पुल्ली पर आपका कितना दबाव होगा, तो प्रेशर ऑन द रूफ कह सकते हैं आप इसको, या फिर पुली कह सकते हैं। कितना होगा जी, दैट इज P इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ टेंशन। तो P इक्वल कितना है, 2 इंटू 8g/7, दिस इज 16g/7। दिस इज द आंसर, इतने न्यूटन। क्लियर है। ये प्रेशर कह सकते हैं इसको, दबाव, या फिर इसको फोर्स कह सकते हैं। इसको आप फोर्स कहिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है जी, ये फोर्स है। ओके बच्चों, तो आज हम इतना ही रखते हैं। कल आगे चलेंगे, मैं कुछ आपके लिए और अच्छी वीडियो लेके आऊंगा और अच्छे कॉन्सेप्ट लेके आऊंगा। ठीक है ना, तो हम लगातार पढ़ेंगे अब अच्छे से। ठीक है, अब आपकी वीडियोस डेली बनेंगी, डेली आप आइए, डेली पढ़िए, डेली देखिए, और डेली कुछ ना कुछ नया सीखिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।